नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टोरी डेस्क में। आइए आज सुनते हैं रणजीत कौर की कहानी बैगन का भरता। कहानी शुरू करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह एक छोटी सी हास्य कहानी है। जीवन में रस की खोज करनी हो तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें अपने आसपास ही कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो आइए सुनते हैं रणजीत कौर की कहानी बैगन का भरता। कई दिन से निधि, नमन और नमिता उखड़े उखड़े से थे। सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, जैसे तैसे नाश्ता करना और टिफिन लेकर स्कूल चले जाना। दोपहर को स्कूल से वापस आना, कपड़े बदलना, खाना खाकर जबरदस्ती सुला दिए जाना, शाम को थोड़ा सा खेलना और फिर ढेर सारा होमवर्क। कई बार तो कक्षा में इतना काम मिल जाता है कि खेलने की भी फुर्सत नहीं मिलती। यहीं पर बस नहीं, खाने में भी उनको मनपसंद चीजें नहीं मिलती थी। कई बार उन्होंने माँ से अपनी अपनी पसंद की चीजें बना देने को कहा था, लेकिन हर बार जवाब मिलता कि जो भी मिलता है चुपचाप खा लो, किसी दिन छुट्टी होगी तो मन मुताबिक खाना बनाकर दिया जाएगा। एक दिन दोपहरी को तीनों सिर जोड़कर बैठ गए। मैं तो हर सुबह सादा पराठा खाते तंग आ चुकी हूँ, निधि ने बात शुरू की। हर शाम माँ कोई ना कोई दाल चढ़ा देती हैं, यह भी भला कोई बात है? नमिता का आक्रोश भी फूट पड़ा। माँ से कोई चीज बनाकर देने को कहो तो यही जवाब मिलता है कि छुट्टी वाले दिन बना दूंगी। नमन ने रुआसी आवाज में दोनों बहनों का साथ दिया। इस महीने में कोई छुट्टी भी तो नहीं आई। नमिता ने माथे पर हाथ रख लिया। और रविवार को कोई ना कोई आ जाता है या माँ को कहीं जाना होता है, नमन बोला। आखिर तीनों ने फैसला किया कि आने वाला रविवार सिर्फ उनके लिए होगा। उस दिन माँ अपने आने जाने के सभी कार्यक्रम स्थगित रखेंगी और उनकी सूची के अनुसार ही तीनों समय का खाना बनाएंगी। माँ से मान मनुहार करके उन्होंने अपनी बात मनवा ली। बड़ी बेसब्री से वे रविवार की राह देखने लगे। शनिवार को वे स्कूल से घर आए तो देखा पिताजी के मौसा मौसी आए बैठे हैं। साथ में उनकी नातिन तारा भी थी, जो नमिता की हम उम्र थी। उन तीनों की तारा के साथ शीघ्र ही पटने लगी। शाम को सभी बच्चे खेलने लगे। रात के खाने के बाद तीनों फिर सिर जोड़कर यह विचार करने लगे कि सुबह के नाश्ते में क्या बनवाया जाए। माँ भी उनके पास बैठी मौसिया सास से बतिया रही थी। पिताजी अपने मौसा से गांव और घर के समाचार सुन रहे थे। तीनों की इच्छाओं पर पहला आघात तब हुआ जब तीनों ने सुबह के नाश्ते में आलू की पूरियां बनाने की फरमाइश की। छूटते ही मौसी बोली, क्यों बहू, आलू की पूरियां तो शादी ब्याह या किसी तीज त्योहार पर ही अच्छी लगती हैं। कोई सादी चीज बनाना जो हम लोग भी खा सकें। बहुत दिन से कह रहे हैं, छुट्टी के अलावा कम ही समय मिलता है इनकी इच्छा पूरी करने का। माँ ने दबी जुबान से बच्चों का समर्थन किया। नहीं बहू, नहीं, यह नहीं चलेगा। आजकल तो डॉक्टर वगैरह वैसे ही घी खाने को मना करते हैं। अब तो हमारे गांव के लोग भी उतना तला नहीं खाते। मौसी नाक सिकोड़ कर बोली। फिर वह मौसा से कहने लगी, आप ही बताओ सुबह क्या खाया जाए। तीनों बच्चे बिटर बिटर झांक रहे थे कि अचानक पासा कैसे पलट गया। मौसा के जवाब ने तो उनकी सब आशाओं पर पानी फेर दिया। अजी ताजा बनी लस्सी और बासी रोटी का क्या मुकाबला। पुराने लोग यही कुछ खाते थे तो कितने सेहतमंद थे, लेकिन आज के बच्चों को तो देखो। उन्होंने उंगली से नमिता की ओर इशारा किया। अंत में फैसला हुआ
सुबह के नाश्ते में दही के साथ सादा पराठा, दोपहर को राम तरोई की सब्जी और दही तथा रात में मूंग की दाल चलेगी। तीनों बच्चे मन मसोस कर रह गए। वे जानते थे कि मौसा मौसी के फैसले का विरोध माँ पिताजी में से कोई नहीं करेगा। 3 दिन मौसा मौसी रहे और खाने की सूची उनके द्वारा ही बनाई जाती रही। चौथे दिन दोपहर को तीनों ने जब मौसा मौसी का सामान ना देखा तो चैन की लंबी सांस ली और साथ ही मिलकर भगवान से दुआ की कि अब के रविवार उनके यहाँ कोई मेहमान ना आए। जैसे तैसे रविवार की सुबह आई। मनपसंद आलू पूरी का नाश्ता पाकर तीनों निहाल हो उठे। दोपहर को उन्होंने माँ को बैगन का भुर्ता बना देने को कहा। माँ ने गैस के एक चूल्हे पर चपातियां बनानी शुरू कर दी और दूसरे पर बैगन भूनने के लिए रख दिए। जब तक चपातियां बनी, बैगन भी भुन गए थे। माँ ने चपातियां संभाल कर रखी और तीनों से बोली, बस अभी बैगन छीलकर तड़का लगा देती हूँ, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। तीनों शंकित से हो उठे, लेकिन पड़ोसिन आंटी को देख वे आश्वस्त हो गए। माँ आंटी से बातचीत करने लगी तो निधि ने कहा कि वे तब तक बैगन छील देते हैं। माँ की ओर से सहमति पाकर वे रसोई के आगे बने बरामदे में बैगन छीलने बैठ गए। बैगन छीलते छीलते नमन के हाथ में कुछ काले छिलके चिपक गए तो उसने नमिता के मुंह पर हाथ रगड़ दिया। नमिता मुंह बिसूरने लगी तो निधि ने एक चांटा नमन को जड़ दिया। बस फिर क्या था, नमन ने आओ देखा ना ताओ, झट से हाथ में पकड़ा अध छिला बैगन निधि के मुंह पर दे मारा, जो उसकी टोड़ी से टकराकर फूट गया और कपड़ों पर फैल गया। नमिता कहाँ चूकने वाली थी, उसने हाथ में पकड़े बैगन को नमन के सिर पर दे मारा। बौखलाकर नमन ने पास पड़ा बैगन उठाकर नमिता की ओर फेंका। वह झट से एक ओर हट गई और बैगन से रसोई की दीवार पर चित्रकारी हो गई। तीनों आपस में गुथ गए। फर्श पर, दीवारों पर, कपड़ों पर, बालों पर, चेहरे पर, हाथों पर बैगन के छींटों और लुगदी के दर्शन हो रहे थे। अचानक उठा पटक और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर माँ वहां आई तो एक पल के लिए हतप्रभ खड़ी रह गई। इससे पहले कि उनकी मरम्मत का काम शुरू होता, तीनों भागकर सीढ़ियां चढ़ गए और छत से नीचे बरामदे में झांकने लगे। माँ ने तमतमाए मुख से एक बार उनको निहारा और फिर सभी चपातियां बरामदे में पड़ी चारपाई पर पटकते हुए बोली, जो भुर्ता तुम लोगों ने बनाया है उसी के साथ यह चपातियां खाना। आज दोपहर को अब और कुछ नहीं बनेगा और पूरा 1 महीना तुम्हारी पसंद पूछ कर भी कुछ नहीं बनेगा, समझे? और माँ पांव पटकती हुई फिर पड़ोसी आंटी के पास ड्राइंग रूम में जा बैठी। तीनों ने माँ का फैसला सुन एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे सिर पकड़ धम से वहीं छत पर बैठ गए।